नमस्ते दोस्तों। तो आज हम देखने जा रहे हैं हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज। मीन्स सी लैंग्वेज का जन्म कैसे हुआ और सी लैंग्वेज के जन्म से इंडस्ट्री कैसे बदल गई। ओके, तो उसके लिए पहले मैं एक घटना बताता हूँ। लाइक ये हुआ था, इसकी वजह से सी लैंग्वेज आया। तो पहले हम चलते हैं हिस्ट्री में। 1965 में यूरोप में कुछ इंस्टीट्यूट्स थे, तीन इंस्टीट्यूट्स में एक इंस्टीट्यूट था एटी एंड टी बेल्स लेबोरेटरी। अभी भी ये काम कर रही है, ये टेलीकम्युनिकेशन के काम करती है ये कंपनी, ये इंस्टीट्यूट एटी बेल्स लेबोरेटरीज। उसके बाद एमआईटी नाम का एक इंस्टीट्यूट था। एमआईटी नाम का जो यूनिवर्सिटी है जो सिखाती है बच्चों को, एमआईटी और जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स, ये तीन इंस्टीट्यूट थे। इन तीन इंस्टीट्यूट्स ने क्या डिसाइड किया कि हम एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाते। इसके पहले भी ऑपरेटिंग सिस्टम थे, बट वो लाइक अभी हमें कमर्शियल कुछ काम करना हो तो सिर्फ एक लाइक फोर्टेन और कोबाल, दो तीन लैंग्वेजेस थे जिनके यूज से काम चलते थे पहले भी। बट ऐसी जनरल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं थी कि जो जनरली सभी काम कर सके। ओके, तो इन तीन इंस्टीट्यूट्स ने डिसाइड किया कि हमें एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनानी है। तो इन तीन इंस्टीट्यूट्स के कुछ इंटेलिजेंट लोग जमा हो गए। मीन्स लाइक अभी एक एक नाम बताऊंगा। डेनिस रिची, ब्रायन कर्निंगहैम, केन थॉमसन, ऐसे लोग थे कुछ। ओके, तो डेनिस रिची एमआईटी के एक प्रोफेसर थे। डेनिस रिची ये नाम अभी फिर से आएगा, बिकॉज अगर आपने सर्च किया होगा तो डेनिस रिची इज द क्रिएटर ऑफ सी लैंग्वेज। आप सिर्फ डेनिस रिची भी नहीं बता सकते, लाइक ब्रायन कर्निंगहैम भी थे। ओके चलो, तो एमआईटी के प्रोफेसर है डेनिस रिची। ऐसे ये तीन इंस्टीट्यूट्स के कुछ लोग थे जिन्होंने एक काम चालू किया कि हमें एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनानी है। जैसे कि मैंने एक्सप्लेन किया था कि ऑपरेटिंग सिस्टम बोले तो क्या, लास्ट वीडियो में, अगर आपने देखा नहीं होगा तो देख लीजिए। तो ये सब लोग आए, इन्होंने कहा कि वी वांट टू क्रिएट एन ऑपरेटिंग सिस्टम, जनरल पर्पज ऑपरेटिंग सिस्टम, जो सबके लिए सभी काम कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकते हैं जनरल पर्पज में। तो 1-2 साल हो गए, फिर कुछ बना नहीं, बजट बढ़ने लगा। ओके, तो इन पर जो पैसा खर्च करने लगे, मीन्स लाइक बजट बढ़ने लगा और भी कुछ रीजंस थे, उसकी वजह से ये वाला प्रोजेक्ट बंद हो गया। एटी बेल्स लेबोरेटरी ने इस प्रोजेक्ट को बंद करवा दिया, बिकॉज इससे कुछ फ़ायदा हो नहीं रहा था, काम चल नहीं रहा था, कुछ बन नहीं रहा था नया। तो उन्होंने ये वाला प्रोजेक्ट बंद कर दिया। ओके, तो ये जो सब लोग कर रहे थे, ये सब लोग जो ऑपरेटिंग सिस्टम क्रिएट कर रहे थे, उसका नाम था मल्टिक्स। ओके, मल्टिक्स का अगर आप लॉन्ग फॉर्म करोगे तो वो मिल जाएगा। बट मेनली क्या था, मल्टीपल इंस्टीट्यूट्स के मल्टीपल लोगों ने मिल के ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम चालू किया था, तो उसका नाम लाइक मल्टिक्स। ओके, तो ये मल्टिक्स पर काम चालू कर दिया था इन्होंने, बट थोड़े दिन बाद बजट की प्रॉब्लम से या कुछ और प्रॉब्लम से, रीजन से काम बंद पड़ गया। ओके, तो मल्टिक्स चला गया बिकॉज ऑफ सम ड्यू टू रीजंस। एटी बेल्स ने उसको निकाल दिया, बंद करो बोल दिया उसने प्रोजेक्ट। तो ये हो गई पहली बात। ओके, तो कुछ लोग आए, उन्होंने मल्टिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम चालू किया। जब मैंने ये इंस्टीट्यूट्स के नाम बताए थे, एटी बेल लेबोरेटरीज और एमआईटी और कुछ और जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स, ये तीन इंस्टीट्यूट्स थे। तो एमआईटी में जो काम कर रहे थे, एमआईटी में एक प्रोफेसर पढ़ा रहे थे जिनका नाम मैंने बताया था कि डेनिस रिची, ये इन्होंने एमआईटी छोड़ दी और ये ज्वाइन हो गए एटी बेल्स को। ओके, तो इधर है ये, चलो अभी मैं ड्रॉ कर देता हूँ। एमआईटी इंस्टीट्यूट्स छोड़ के डेनिस रिची, ओके मैं इधर डीआर लिख देता हूँ, डेनिस रिची कहाँ आ गए, एटी बेल्स लेबोरेटरी में। कब आ गए, 1969 में। जब मैंने पहली वाली बात बताई थी वो कब थी, 1965 में, जब वो सभी लोग मल्टिक्स पर काम कर रहे थे, मल्टिक्स नाम के ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम कर रहे थे। ओके, तो डेनिस रिची ज्वाइन हो गए एटी बेल्स को। तब एटी बेल्स में एक आदमी पहले से ही था, केन थॉमसन, ब्रायन कर्निंगहैम। बट अगर आप हिस्ट्री देखोगे तो यूनिक्स अभी मैं जो आगे बताने वाला हूँ उसमें सबसे ज़्यादा हाथ केन थॉमसन का ही है।
ओके, तो हम स्टोरी को कंटिन्यू करेंगे। डेनिस रिची AT&T बेल्स में ज्वाइन हो गए। ओके, अभी क्या, डेनिस रिची एक महान आदमी है, डेनिस रिची के साथ ही ये इंडस्ट्री चल रही है, एज एज आई थिंकिंग ना, मेरी थिंकिंग है। ओके, तो ये आदमी अभी नहीं है, ये आदमी आई थिंक 2011 में चल बसा ये आदमी, डेनिस रिची। ओके, तो ये आदमी AT&T बेल्स में ज्वाइन हो गया। तो AT&T बेल्स वालों ने और एक प्रोजेक्ट उनका एक प्रोजेक्ट था ऑफिस ऑटोमेशन का। अभी वो उस प्रोजेक्ट के डीप में जाना नहीं है हमें, बट उन्होंने एक प्रोजेक्ट चालू किया जिस प्रोजेक्ट में फिर से उन्हें ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने की ज़रूरत पड़ गई। ओके, तो इन लोगों ने क्या किया, एक केन थॉमसन और डेनिस रिची, ब्रायन कर्निंगहम, ये जो मल्टिक्स पर काम कर रहे थे पहले से, मीन्स इन्होंने पहले काम किया था मल्टिक्स पर, मल्टिक्स नाम के OS पर। तो इन्होंने क्या कर दिया, फिर से इनका दिमाग चालू हो गया कि हमें ऑपरेटिंग सिस्टम बनानी है। किन्होंने, केन थॉमसन और डेनिस रिची और कुछ लोग थे। तो इन्होंने क्या किया, फिर से ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करना चालू कर दिया। और जब ये ऑपरेटिंग सिस्टम बना रहे थे तब इन्होंने उस ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम दिया यूनिक्स। ओके, तो पहला वाला तो फेल गया था। ओके, पहला वाला फेल गया था और उन्होंने बंद कर दिया था वो वाला प्रोजेक्ट, बट ये वाला प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हुआ। इसका नाम था यूनिक्स। ओके, यूनिक्स मतलब क्यों, बिकॉज अभी ये जो MIT वाली कंपनी है वो चली गई, अभी AT&T बेल्स में काम चल रहा था इस ऑपरेटिंग सिस्टम का। बिकॉज डेनिस रिची भी AT&T बेल्स में आए थे, ये भी ज्वाइन हुए थे AT&T बेल्स में। तो अभी जो प्रोजेक्ट बना था, इन्होंने ऑपरेटिंग सिस्टम फिर से चालू करना शुरू किया, तो उसका नाम क्या, यूनिक्स। बिकॉज यूनिक्स मतलब सिंगल इंस्टीट्यूट है, तो इसके लिए इसका नाम उन्होंने क्या दिया, यूनिक्स। ओके, तो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बन गई, इन्होंने ऑपरेटिंग सिस्टम बनाई। बट जैसे कि मैंने बताया था कि लो लेवल लैंग्वेजेस, जैसे लास्ट वीडियो में बताया था लेवल्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम बनाई इन्होंने यूनिक्स नाम की, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम इन्होंने कौन से लैंग्वेज के थ्रू बनाई, लो लेवल लैंग्वेजेस में, जिसमें इन्होंने असेंबली का कोड यूज़ किया, फिर मशीन लेवल कोड यूज़ किया, डायरेक्ट बाइनरी कोड यूज़ किया, असेंबली का कोड यूज़ किया। ओके, ये लो लेवल लैंग्वेजेस यूज़ करके उन्होंने यूनिक्स बनाई। जब ये बना रहे थे तब इन्होंने ऑपरेटिंग सिस्टम एक पर्टिकुलर हार्डवेयर पर बनाई थी। ओके, अभी किधर तक आई है हमारी स्टोरी, इन्होंने सक्सेसफुली यूनिक्स बनाई थी। ओके, यूनिक्स नाम की ऑपरेटिंग सिस्टम बनाई थी, बट ये जब बना रहे थे तो इन्होंने एक पर्टिकुलर हार्डवेयर पर बनाया था, उसका नाम है डेक PDP-7। अभी इस नाम पे मत जाओ, जस्ट लाइक अभी एग्जांपल देता हूँ, जब जस्ट लाइक अभी हमारा इंटेल 7 i3 प्रोसेसर, i5 प्रोसेसर, वैसे ये एक हार्डवेयर है, तो तब का हार्डवेयर है पिछले का डेक PDP-7। ये जो डेक PDP-7 था ये एक हार्डवेयर है, इस हार्डवेयर पर इन्होंने यूनिक्स नाम की ऑपरेटिंग सिस्टम बनाई थी। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इस पर बनाई थी यूजिंग कौन से लैंग्वेजेस, लो लेवल लैंग्वेजेस। लो लेवल लैंग्वेजेस मतलब कौन से, असेंबली और बाइनरी वाले लैंग्वेजेस। तो जब इन्होंने ये यूनिक्स का जो कोड था, यूनिक्स का भी एक इन्होंने ऑपरेटिंग सिस्टम लिखी, इसका जो सोर्स कोड था इसको इन्होंने दूसरे हार्डवेयर पर पोर्ट करने की तैयारी चालू कर दी। अभी हमारा पहला हार्डवेयर कौन सा था, डेक PDP-7। जब इन्होंने सोचा कि हमें ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम हमने प्रोग्राम बनाया है इसको हम दूसरे हार्डवेयर पर चला के देखते हैं, तो उन्होंने डेक PDP-11 नाम के हार्डवेयर पर इस यूनिक्स के प्रोग्राम को शिफ्ट कर दिया, इस यूनिक्स के सोर्स कोड को शिफ्ट कर दिया। तो प्रॉब्लम क्या हुआ, ये जो कोड इन्होंने लो लेवल लैंग्वेजेस में लिखा था, असेंबली में लिखा था, तो वो कोड इधर तो अच्छा चल रहा था डेक PDP-7 पर, बिकॉज वो जब क्रिएट कर रहे थे ऑपरेटिंग सिस्टम तो उन्होंने इस मशीन के हिसाब से ऑपरेटिंग सिस्टम क्रिएट की थी, इस मशीन के हिसाब से कोड लिखा था। बट जब इन पोर्ट करने की बारी आ गई, जब इन्होंने सोचा कि हमें पोर्ट करना चाहिए दूसरे हार्डवेयर पर, ओके, जैसा अभी हमारे पास मैक का एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, मैक का हार्डवेयर दूसरा रहेगा और इंटेल का हार्डवेयर दूसरा रहेगा। जब ये शिफ्ट करने की बात आई तब प्रॉब्लम क्या हुआ, प्रॉब्लम मतलब थोड़ा चल रहा था ऑपरेटिंग सिस्टम, बट इफिशिएंटली नहीं चल रहा था। ओके, तो कुछ प्रॉब्लम्स आए, बिकॉज ये जो असेंबली का कोड था, लो लेवल का कोड था, लो लेवल लैंग्वेजेस का कोड, वो मशीन डिपेंडेंट था। मशीन डिपेंडेंट मतलब जिस मशीन पर आप लिखोगे
जिस मशीन पर आप लिखोगे उसी मशीन को वो चलता था, ज़्यादा से ज़्यादा उसको ही सपोर्ट देता था, दूसरे हार्डवेयर को वो सपोर्ट नहीं देता था। फिर डेनिस रिची ने क्या सोचा कि हम डायरेक्टली लो लेवल लैंग्वेजेस में सोर्स कोड लिखने के बजाय, मीन्स जैसे ही इन्होंने पहली बार लिखा था लो लेवल लैंग्वेजेस में प्रोग्राम लिखने के बजाय हम हाई लेवल लैंग्वेजेस यूज़ करेंगे, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मीन्स एक ऐसी लैंग्वेज बनाएंगे, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था हाई लेवल लैंग्वेजेस क्या होता है। हाई लेवल लैंग्वेज मीन्स जो हम जिसके थ्रू हम इफ़िशिएंट रहते हैं बात करने के लिए, जिसका कोड मशीन डिपेंडेंट नहीं रहता, मशीन इंडिपेंडेंट। अगर हम सी का कोड विंडोज़ में कंपाइल करके रन करें तो भी चलेगा, इवन आप लिनक्स में जाके भी रन करोगे तो भी चलेगा, अगर आप हार्डवेयर चेंज करोगे तो भी चलेगा सी का प्रोग्राम। तो वैसे डेनिस रिची ने क्या सोचा कि हम डायरेक्टली लो लेवल में प्रोग्राम करने के बजाय हम लो लेवल के ऊपर और एक लैंग्वेज लाते हैं, लो लेवल के क्या हुआ ये, लो लेवल लैंग्वेजेस के ऊपर लो लेवल लैंग्वेजेस के ऊपर के लैंग्वेज में हम लिखते हैं। तो उन्होंने लो लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखने के बजाय और एक लैंग्वेज का क्रिएट किया। मीन्स उन्होंने क्रिएट क्यों किया, बिकॉज उन्हें एक ऐसी लैंग्वेज चाहिए थी जिसको वो कौन से भी हार्डवेयर पर रन कर सके, लाइक कौन सा भी हार्डवेयर रहने दे, PDP-7 और PDP-11 और नया कौन सा भी x86 कौन से भी हार्डवेयर पर रन हो सके। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सी लैंग्वेज क्रिएट कर दी 1972 में। 1972 तक उन्होंने सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बना दी और फिर से उन्होंने ये जो लो लेवल लैंग्वेजेस में कोड लिखा था, तो उस कोड को यूनिक्स का जो लो लेवल लैंग्वेजेस असेंबली का जो कोड था उसको रीराइट कर दिया। कौन से लैंग्वेज में, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो सी प्रोग्रामिंग क्यों आई थी, मीन्स सी प्रोग्रामिंग यूनिक्स के लिए आप कह सकते हैं, मीन्स यूनिक्स का कोड हाई लेवल में कन्वर्ट करने के लिए सी लैंग्वेज का जन्म हुआ। ओके, और जब से यूनिक्स आया है, अभी जो मार्केट में आप ऑपरेटिंग सिस्टम्स देख रहे हैं, विंडोज़, मैक, ये जो भी मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम्स है वो सब यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम से इनहेरिट होके ही क्रिएट हुए हैं। ओके, तो यूनिक्स इज़ द इस घटना को हम एक ऐसा गोल्डन घटना को क्या बोलते हैं, लाइक एक ऐसी घटना जिससे पूरी इंडस्ट्री हिल गई मतलब इंडस्ट्री में इतनी तेज़ी आ गई कि नए नए लैंग्वेजेस, नए नए ऑपरेटिंग सिस्टम्स काम करना चालू हुआ। ओके, तो सी लैंग्वेज का ये था हिस्ट्री। ओके, तो अगर आप देखोगे तो क्या हुआ था, पहले कुछ लोग आए 65 में, कुछ इंस्टीट्यूट्स के कुछ लोग, उन्होंने मल्टिक्स नाम के ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करना चालू कर दिया था। फिर वो फेल हो गया। फिर फेल होने के बाद कुछ दिनों बाद MIT के जो प्रोफेसर थे डेनिस रिची, ये घटना भी इम्पोर्टेंट है याद रखने के लिए। MIT के एक प्रोफेसर थे डेनिस रिची जो MIT छोड़ के AT&T बेल्स में ज्वाइन हो गए। AT&T बेल्स एक ऐसी कंपनी है, अभी भी आई थिंक उसकी शेयर्स वगैरह है लगता है, AT&T बेल्स लैबोरेटरी। तो ट्रांजिस्टर का शोध भी इन्होंने ही लगाया था, मीन्स ट्रांजिस्टर भी इन्होंने ही फाइंड किया था आई थिंक। ओके, तो डेनिस रिची AT&T बेल्स में आ गए, उन्होंने फिर से ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करना चालू कर दिया। तब ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम क्या था, यूनिक्स। आप नाम याद रखने के लिए डेनिस रिची रख सकते हो, डेनिस रिची, केन थॉमसन, ब्रायन कर्निंगहैम। ओके, तो यूनिक्स पर काम करना चालू कर दिया उन्होंने, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बन गई। ओके, बट बनने के बाद प्रॉब्लम क्या हुआ, जिस हार्डवेयर पर इन्होंने यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बनाई थी उस पर तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम अच्छे से चल रही थी, बट जब इन्होंने पोर्ट करने की बारी आ गई, मीन्स ये सोर्स कोड को पोर्ट करने की बारी आ गई PDP-11 में, तो तब प्रॉब्लम होने लगे। तो बिकॉज प्रॉब्लम क्यों होने लगे, तो इनका जो कोड था वो लो लेवल लैंग्वेजेस का था। लो लेवल लैंग्वेज मीन्स असेंबली का कोड था। असेंबली का कोड मशीन डिपेंडेंट होता है। मशीन डिपेंडेंट मीन्स जिस मशीन पर आपने प्रोग्राम लिखा होगा उसी मशीन के लिए वो वर्क होगा। ओके, तो फिर डेनिस रिची ने क्या सुझाव दिया, मीन्स हम ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाएंगे जो डायरेक्टली मशीन के साथ बात नहीं करे, जो कंपाइल होके मशीन के साथ बात कर सके। तो उन्होंने सी लैंग्वेज क्रिएट कर दिया 72 में।
तो सी लैंग्वेज के थ्रू फिर से उन्होंने यूनिक्स का प्रोग्राम फिर से लिख दिया। यूनिक्स का जो सोर्स कोड था वो फिर से सी लैंग्वेज के थ्रू उन्होंने लिख दिया, बट हाँ लिख दिया। तो उसके बाद ये वाला जो प्रॉब्लम था पोर्टिंग का, पोर्ट करने पर जो प्रॉब्लम आ रहा था वो सॉल्व हो गया, और तब से यूनिक्स की जो क्रांति हुई वो अभी मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम आप देखते ही होंगे। और सी लैंग्वेज तो मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस है। ओके, तो ये थी सी की हिस्ट्री। सो थैंक यू गाइज, अगर अच्छा लगे तो कमेंट लाइक कर दो यार। सो थैंक यू।